जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ स्वास्थ्य आनंद होंगे। आज की क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान के दूसरे चैप्टर यानी अम्ल, क्षार एवं लवण को एक ही क्लास में इसका संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। यानी इस क्लास को करने के बाद में आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अम्ल पे। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम सबसे पहले लिखेंगे कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन जिसे हम H+ आयन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कामा नाइट्रिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3 आदि। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब इसे जलीय विलयन में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, आप नाइट्रिक अम्ल लेंगे और नाइट्रिक अम्ल को जब इसके जलीय विलयन में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। फिर इसके बाद में आप एक अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे 2H+ और SO4-, चूंकि कोई भी यौगिक तभी बनता है जब उसमें जो चार्जेस होते हैं वो बराबर होते हैं, उसमें उपस्थित आयन बराबर होते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, 2 हाइड्रोजन पर 2 प्लस हो जाएंगे, और इस 2 प्लस से आपके 2 माइनस बैलेंस हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक हाइड्रोजन पर प्लस है, यहाँ पे एक माइनस है, प्लस माइनस मिलकर के आपका नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पे H+ और Cl पर एक माइनस, यानी कोई भी यौगिक तभी भी बन पाता है जब उसमें उपस्थित आयनों की मात्रा समान होती है, यानी प्लस और माइनस आवेश बराबर होते हैं। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अम्ल के भौतिक गुण पे। इसके बाद में अगली हेडिंग डालना है अम्ल के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण है यह जल में विलेय होते हैं, यानी सभी अम्ल जल में विलेय होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इसका तीसरा भौतिक गुण है कि इसकी प्रकृति संक्षारक होती है, यानी अगर अम्ल आपके त्वचा के संपर्क में आ जाए तो फफोले उत्पन्न कर देते हैं। और इसका जो चौथा भौतिक गुण हो जाएगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसके पहले भौतिक गुण में हम लिखेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण हो जाएगा यह जल में विलेय होते हैं। यह जल में विलेय होते हैं। इसका तीसरा भौतिक गुण हो जाएगा इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, अर्थात ये त्वचा के संपर्क में आने पर फफोले उत्पन्न कर देते हैं। और इसके चौथे भौतिक गुण में हम लिखेंगे कि अम्ल
नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो अम्लों के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा भौतिक गुण है जल में विलेय होते हैं, इसका तीसरा भौतिक गुण है इनकी प्रकृति संक्षारक होती है, और इनका चौथा और महत्वपूर्ण भौतिक गुण है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके रासायनिक गुणों पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुणों में सबसे पहली हेडिंग हमें डालना है कि धातुओं से क्रिया। सबसे पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? धातुओं से क्रिया, यानी अम्ल धातु से क्रिया करके कौन सा पदार्थ बनाते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अम्ल धातुओं से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका अम्ल है HCl, धातुओं से क्रिया करवाना है, क्या बनेगा? लवण बनेगा यानी NaCl और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, एक Na एक Cl, यहाँ भी एक Na एक Cl है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इसके सामने 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन आपका डबल हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन इसके साथ ही आपका क्लोरीन डबल हो गया। क्लोरीन को डबल करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे 2 बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में सोडियम भी आपका 2 हो गया। सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसके बाद में हम इसके दूसरे रासायनिक गुण पे आएंगे। इसका दूसरा रासायनिक गुण है धातु ऑक्साइड से क्रिया। तो जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो आपका लवण और जल का निर्माण होता है, यानी जहां पे हाइड्रोजन गैस थी वहां पे जल आ जाएगा, जल का निर्माण होगा सह उत्पाद के रूप में। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, तो लवण व जल का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी क्रिया करवा दे धातु ऑक्साइड के साथ, ये धातु ऑक्साइड है Na2O। अब इसकी क्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा? लवण बनेगा यानी NaCl बनेगा, और क्या बनेगा? जल बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखेंगे एक सोडियम, यहाँ पे है 2 सोडियम, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे सोडियम तो बैलेंस हुआ, लेकिन साथ में क्लोरीन आपका डबल हो गया, और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया, लेकिन साथ ही आपका हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करेगा।
इस तरीके से जब हम अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। लवण और जल का निर्माण होता है। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे अम्लों के उपयोग पे। अम्लों के उपयोग पे हम इसके तीसरे रासायनिक गुण में लिख सकते थे कि क्षारों से क्रिया, यानी जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस अवक्रिया को हम उदासीनीकरण अवक्रिया भी कहते हैं। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे अम्लों के उपयोग। अम्लों के उपयोग यानी जो अम्ल और क्षार की क्रिया है इसे हम क्षार के गुण में देखेंगे, क्षार के रासायनिक गुणों में इसे हम करवा देंगे। अम्लों के उपयोग यानी अम्लों का कहां कहां पे उपयोग होता है इसे हम जानेंगे। अम्लों का उपयोग, तो अम्लों के उपयोग में जो सबसे पहला उपयोग है ये है भोजन व पेय पदार्थों को संरक्षित करने में। भोजन व पेय पदार्थों को संरक्षित करने में। भोजन व पेय पदार्थों को संरक्षित करने में। संरक्षित करने में इसका दूसरा उपयोग है अचार बनाने में। अचार बनाने में, जैसे सिरका, इसका उपयोग अचार बनाने में होता है। इसके तीसरे उपयोग में हो जाएगा, इसका तीसरा उपयोग है बैटरी बनाने में। बैटरी बनाने में यानी बैटरी में जो वैद्युत अपघट्य होता है वह अम्लों का होता है बैटरी बनाने में। इसका चौथा उपयोग है उर्वरक के रूप में या उर्वरक बनाने में। उर्वरक के रूप में या हम कह सकते हैं उर्वरक उद्योग में। और इसका जो पांचवा उपयोग हो जाएगा ये हो जाएगा विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में। 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 तो अम्लों के उपयोग में सबसे पहला उपयोग है भोजन व पेय पदार्थ को संरक्षित करने में। दूसरा उपयोग है अचार बनाने में। तीसरा उपयोग है बैटरी बनाने में। चौथा उपयोग है उर्वरक बनाने में। और पांचवा उपयोग है विभिन्न प्रकार की औषधियों के निर्माण में। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्षारों पर। अब इसके बाद में हेडिंग पड़ेगी क्षार क्या होते हैं। क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। कहीं कहीं पे आपको क्षारक लिखा नजर आएगा। तो क्षार और क्षारक एक ही होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हेडिंग डाल देना है क्षार या क्षारक। क्षारक कहें या क्षार कहें, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं बेस। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं यानी OH माइनस आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आयनित होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH, KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि, ये सभी क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है
और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। यानी इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब से जलीय विलयन में घोला जाता है तो Na+OH- बनता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन बनता है, जिसकी वजह से आपका NaOH क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर इसके बाद में हम KOH को देखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जलीय विलयन में घोलने पर K+OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन बनता है। फिर यहाँ पे हम आएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये हो जाता है Ca++, यानी कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, एक OH पर 1 माइनस, यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है, इसका मतलब है कि OH पर 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि OH कितने हो गए 2, एक OH पर 1 माइनस 2 लगा हुआ है, इसका मतलब 2 माइनस और 2 प्लस मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा। इसी प्रकार हम आएंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड पे। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जो आपका NH4 होता है, इस पर 1 प्लस होता है, OH पर 1 माइनस होता है, 1 प्लस 1 माइनस मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्षार क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन होता है, या जो अपने जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्षारों के भौतिक गुण पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है क्षारों के भौतिक गुण। क्षारों के भौतिक गुण। क्षारों के भौतिक गुण। क्षारों के भौतिक गुण में जो सबसे पहला भौतिक गुण है कि यह स्वाद में कसैले होते हैं, या हम कह सकते हैं तीखे व कसैले होते हैं। यह स्वाद में तीखे व कसैले होते हैं। यह स्वाद में तीखे व कसैले होते हैं। इसका दूसरा भौतिक गुण है कि यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। इसका तीसरा भौतिक गुण है इसकी प्रकृति भी संक्षारक होती है। इसकी प्रकृति भी संक्षारक होती है, यानी ये भी क्षारों की भांति संक्षारक प्रकृति के होते हैं। इसकी प्रकृति भी संक्षारक होती है। इसका चौथा भौतिक गुण है कि यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और इसका जो पांचवा भौतिक गुण हो जाएगा, यह जल में विलेय होते हैं। यह जल में विलेय होते हैं। तो क्षारों के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है यह स्वाद में तीखे व कसैले होते हैं। दूसरा भौतिक गुण है यह साबुन जैसे चिकने होते हैं। इसका तीसरा भौतिक गुण है इसकी प्रकृति भी संक्षारक होती है। चौथा भौतिक गुण है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और इसका पांचवा भौतिक गुण है कि यह जल में विलेय होते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्षारों के रासायनिक गुणों पे। अगली हेडिंग डालना है कि क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुण। क्षारों के रासायनिक गुणों में सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी अधातु ऑक्साइड से क्रिया। पहली हेडिंग डालना है अधातु ऑक्साइड से क्रिया।
अधातु ऑक्साइड से क्रिया जब क्षारों की अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे कि जब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। जब क्षार अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं, अधातु ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। लवण व जल का निर्माण होता है। इसके रिएक्शन को देखेंगे। ये आपका मान लिया CaOH का होल ट्वाइस, इसे हमने क्षार के रूप में लिया, ये क्षार है। इसकी क्रिया करवाना है अधातु ऑक्साइड CO2, ये अधातु ऑक्साइड है। फिर क्या बनेगा, लवण बनेगा यानी CaCO3 और साथ में क्या बनाना है, जल बनाना है। जब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कैल्शियम यहाँ पे अकेला है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, कार्बन यहाँ पर एक है, यहाँ भी कार्बन एक है। हाइड्रोजन पे आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन यहाँ पर दो और दो चार हो गया, यहाँ पे 3 1 4, यानी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ये क्या है, ये आपका क्षार है जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये अधातु ऑक्साइड है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये अधातु ऑक्साइड है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये आपका लवण बनेगा जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, और ये आपका जल का निर्माण हो जाएगा। अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखें, अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो ये हम दूसरा एक क्षार ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं और इसकी क्रिया करवाते हैं SO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड से। ये भी आपका अधातु ऑक्साइड है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा यानी Na2SO3 और जल का निर्माण होगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे कि आपका जो सोडियम है ये यहाँ पर डबल है और यहाँ पर सोडियम क्या है, एक है। यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, सोडियम सोडियम आपका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, हाइड्रोजन हो गया 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन पे आएंगे 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 3 1 4 हो गया, यानी ये आपका क्षार था। और जब हमने क्षार की क्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराई, जब हमने अधातु ऑक्साइड के साथ क्षार की क्रिया कराई तो लवण और जल का निर्माण हो गया। अब हम आएंगे क्षारों के दूसरे रासायनिक गुण पे। तो दूसरे रासायनिक गुण में हमें हेडिंग डालना है अम्लों से क्रिया। तो क्षार के दूसरे रासायनिक गुण पे हम आएंगे, हेडिंग पड़ेगी अम्लों से क्रिया की। क्षार जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कभी कभी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो आपको वहां पे लिखना है कि जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो दूसरी हेडिंग पड़ेगी अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, इसमें हम लिखेंगे कि जब क्षार अम्लों से क्रिया करते हैं, अम्लों से क्रिया करते हैं, जब क्षार अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। लवण व जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, भी कहलाती है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। ये आपका NaOH एक क्षार है, इसकी क्रिया हम अम्ल से करा रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है,
तो जब हम क्षार की अम्ल से क्रिया कराएंगे तो OH और H मिलकर के सबसे पहले जल का निर्माण होगा और साथ में Na और Cl यानी NaCl का निर्माण होगा, साधारण नमक बनेगा यानी लवण का निर्माण होगा। जब हम किसी क्षार की क्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण और जल बनता है, यानी ये आपका लवण है और ये जल है, ये अम्ल है और ये आपका क्षार है। इसका दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस ये क्षार है, इसकी क्रिया हम करा दें, इसकी क्रिया हम करा दें अम्ल से H2SO4 से, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CaSO4 प्लस H2, क्योंकि कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस होता है, 2 प्लस से 2 माइनस आपके बैलेंस हो जाएंगे। इस तरीके से कैल्शियम सल्फेट यानी लवण का निर्माण हो जाएगा। अब हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक कैल्शियम, यहाँ भी आपका एक कैल्शियम, एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर। ऑक्सीजन पे आते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 एक 5 हो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 4 यानी 6 हो रहा है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और यहाँ पे होल ट्वाइस लगा हुआ मतलब 2 2 4 है, यहाँ पर 2 है यानी 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन आपका बैलेंस हो जाएगा। अब हम आएंगे ऑक्सीजन पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 2 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 यानी 6 बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से जब हम किसी क्षार की क्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो आपका लवण और जल बनता है और इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी ये रिएक्शन कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद में अब हम आएंगे क्षारों के उपयोग पे, यानी क्षारों का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये जानेंगे। तो अगली हेडिंग डालेंगे क्षारों के उपयोग, क्षारों के उपयोग। क्षारों के उपयोग, तो क्षारों के उपयोग में सबसे पहला उपयोग इसका होता है साबुन बनाने में, सबसे पहला उपयोग है साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। इसका दूसरा उपयोग है कागज व कपड़ा उद्योग में, कागज व कपड़ा उद्योग में। और इसका तीसरा उपयोग है अम्लता को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में, अम्लता को दूर करने में। और इसका जो चौथा उपयोग है ये है उर्वरक बनाने में, उर्वरक बनाने में। तो क्षारों के उपयोग में सबसे पहला उपयोग साबुन बनाने में, दूसरा उपयोग कागज व कपड़ा उद्योग में, तीसरा उपयोग अम्लता को दूर करने में और चौथा उपयोग है उर्वरक बनाने में। फिर इसके बाद में हम आएंगे कि लवण क्या होते हैं। तो अगली हेडिंग पड़ेगी लवण। अगली हेडिंग डालना है लवण। तो लवण क्या होते हैं, जब अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है, यानी अभी हमने बताया कि उदासीनीकरण क्रिया, उदासीनीकरण क्रिया के फलस्वरूप ही लवण का निर्माण होता है। तो हेडिंग डालेंगे लवण, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं साल्ट। लवण क्या होते हैं, अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप, अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप, अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ लवण कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। यानी अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे ही हम लवण कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, जैसे NaOH ये आपका क्षार है, HCl ये आपका अम्ल है, दोनों की क्रिया करवाएंगे तो बनेगा NaCl और जल मुक्त होता है। तो ये NaCl जो है यही आपका कहलाएगा लवण।
इसके दूसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है। इसकी जब हम क्रिया कराते हैं तो आपका बनता है KNO3 प्लस H2O। क्या बनता है? KNO3 प्लस H2O यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ये आपका क्या है? लवण है, और H2O जल है। यानी अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे ही हम लवण कहते हैं। अब इतना आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे सूचक पे कि सूचक क्या होता है। अगली हेडिंग डालना है सूचक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर्स। सूचक तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय माध्यम में होने की जानकारी देते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इसकी परिभाषा में, वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय माध्यम में होने की अम्लीय या क्षारीय माध्यम में होने की अम्लीय या क्षारीय माध्यम में होने की सूचना देते हैं। सूचक कहलाते हैं। यानी सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय माध्यम में होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे लिटमस पेपर। इसका दूसरा एग्जांपल हो जाएगा मेथिल ऑरेंज आदि। यानी अगर कोई लिटमस पेपर किसी विलयन में नीले से लाल हो रहा है तो इसका मतलब वो माध्यम आपका कैसा है? अम्लीय माध्यम है। और अगर कोई लिटमस पेपर लाल से नीला हो रहा है तो कैसा विलयन है? वो आपका क्षारीय विलयन हो जाएगा। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी पदार्थ के या किसी विलयन के अम्लीय या क्षारीय माध्यम में होने की जानकारी देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में हमने देखा लिटमस पेपर और मेथिल ऑरेंज। फिर इसके बाद में अगली हेडिंग पड़ेगी पीएच मान या पीएच पैमाना। अगली हेडिंग पढ़ना है पीएच पैमाना या पीएच मान। पीएच पैमाना, डेनिश वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए एक पैमाने का प्रतिपादन किया, जिसे ही हम पीएच पैमाने के नाम से जानते हैं। इस पैमाने में यानी इसकी परिभाषा में बताया गया कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच पैमाना या पीएच मान कहते हैं। इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच पैमाना कहते हैं। यानी पीएच बराबर माइनस का लॉग और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसे हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि पीएच इक्वल टू लॉग 1/H प्लस। जब कोई संख्या अंश से 1 के अपॉन में आ जाती है, 1 के बटे में आ जाती है, तो उसका माइनस साइन प्लस साइन में तब्दील हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता बटे में, तो अगर इसको हम ऊपर ले जाते तो प्लस की हो जाती। इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन प्लस में कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे अंश में था, इसे हम एक बटे में लाएंगे यानी व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो आपका जो माइनस है ये धनात्मक हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इस पैमाने में हम देखेंगे, इस पैमाने में 0 से लेकर के 14 तक के अंक होते हैं। मध्य में आपका अंक 7 होता है, जिसे हम उदासीन कहते हैं।
अब अगर किन्हीं पदार्थों के जिनके पीएच मान 0 से लेकर के 7 के बीच में होते हैं, 0 से लेकर के 7 के बीच में होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ऐसे होते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जिन पदार्थों के पीएच मान 7 से लेकर के 14 तक के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी 0 से 7 के बीच में अम्लीय माध्यम होगा, अम्लीय प्रकृति के होंगे पदार्थ। अगर 7 से 14 के बीच में किन्हीं पदार्थों का पीएच मान है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। और अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन प्रकृति का होता है, वह उदासीन पदार्थ होता है। इसे आप नोट करेंगे। अब इसके बाद में अगली हेडिंग डाल देना है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, जिसे इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है। हेडिंग डालना है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र होता है, यानी अगर हम अणुसूत्र लिखें तो अणुसूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2। इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहें या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहें। अब इसके बाद में हमें हेडिंग डालना है बनाने की विधि, यानी विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र सभी को याद रखना है CaOCl2। और इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर हम कहें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अब इसके बनाने की विधि में हम आएंगे तो हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि यानी विरंजक चूर्ण का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है, किन अभिकारकों के मिलाने से होता है, ये हम जानेंगे। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, की क्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं, Cl2 गैस से कराते हैं, Cl2 गैस से कराते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो क्या बनाना है, विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 बनाना है। फिर और क्या बन जाएगा, जहां कहीं पे आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नजर आए वहां पे आपको जल बना देना है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक कैल्शियम, यहाँ भी एक कैल्शियम, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, हाइड्रोजन यहाँ पे होल ट्वाइस मतलब 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का होल ट्वाइस है यानी ऑक्सीजन भी आपका 2 हो रहा है। इस तरीके से आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम लिख देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है और ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है और ये जल है। फिर इसके बाद में हम आएंगे विरंजक चूर्ण के भौतिक गुणों पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण। विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण, विरंजक चूर्ण के भौतिक गुण। भौतिक गुण
विरंजक चूर्ण के भौतिक गुणों में सबसे पहला इसका भौतिक गुण है कि यह पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका दूसरा भौतिक गुण है, इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन का अणु जुड़ा हुआ है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया आपने क्लोरीन गैस से कराया है तब विरंजक चूर्ण बना है, तो इसलिए इसमें से क्लोरीन गैस की गंध आती रहती है। तो इसका दूसरा भौतिक गुण हो जाएगा, इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है, इसका तीसरा भौतिक गुण है, यह जल में अल्प विलेय है। तो विरंजक चूर्ण के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है कि यह हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा, इसमें क्लोरीन की गंध आती रहती है। तीसरा, यह जल में अल्प विलेय है, या हम कह सकते हैं कि जल में विलेय है। फिर इसके बाद में हम आएंगे विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणों पे। अगली हेडिंग डालना है विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण। विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुणों में सबसे पहली हेडिंग डालना है जल से क्रिया। जल से क्रिया। जब विरंजक चूर्ण जल से क्रिया करता है, तो दूधिया विलयन व क्लोरीन गैस देता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। CaOCl2 ये विरंजक चूर्ण है, इसकी जब हम जल से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस मुक्त होगी, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूधिया विलयन बनेगा और क्लोरीन गैस मुक्त होगी जब हम विरंजक चूर्ण का जल से क्रिया कराएंगे। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि किसी पदार्थ की निर्माण की जो विधि होती है उसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें, उसका अगर हम उल्टा कर दें, यानी अगर उत्पाद पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कर दें, अभिकारक पदार्थ को उत्पाद पदार्थ कर दें, तो बनाने की विधि ही उसका रासायनिक गुण हो जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन गैस से क्रिया कराई गई थी तो विरंजक चूर्ण बना था और साथ में जल मुक्त हुआ था, यानी वहां पे ये अभिकारक पदार्थ में था, अब ये उत्पाद पदार्थ में आ गया। तो अगर बनाने की विधि में जो अभिकारक पदार्थ है रासायनिक गुण में वो उत्पाद बन जाए, तो यहाँ पे हम ये संबंध निकाल सकते हैं कि अगर किसी पदार्थ के बनाने की विधि में अभिकारक पदार्थ का व्युत्क्रम यानी उत्पाद पदार्थ कर दें, उत्पाद पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कर दें, तो वह उसका रासायनिक गुण कहलाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। दूसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डालना है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो हेडिंग डालेंगे CO2 से क्रिया। जब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या होता है, जब विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होगी। तो इसमें हम लिखेंगे जब विरंजक चूर्ण
CO2 से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। रिएक्शन को हम देखेंगे, CaOCl2 विरंजक चूर्ण है, इसकी क्रिया करवाना है CO2 से, क्या बनाना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस को मुक्त करना है। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, Ca यहाँ पे एक बार, यहाँ भी एक बार, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, ऑक्सीजन 2 1 3 हो रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा 3 है, यानी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ये आपका विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, और इसी का रूपांतरित रूप हमें संगमरमर के रूप में प्राप्त होता है। यह आपकी क्लोरीन गैस है। इस तरीके से जब विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्लोरीन गैस मुक्त होती है। फिर इसके बाद में हम आएंगे विरंजक चूर्ण के उपयोग में। तो अगली हेडिंग डालना है विरंजक चूर्ण के उपयोग। अगली हेडिंग डालना है विरंजक चूर्ण के उपयोग। विरंजक चूर्ण के उपयोग, विरंजक चूर्ण के उपयोग। इसके उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है जल को शुद्ध करने में, यानी जल में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो पहला उपयोग हो जाएगा जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में। इसका दूसरा उपयोग हो जाएगा कागज, कामा कपड़ा, कामा लकड़ी आदि के विरंजन में, आदि के विरंजन में। इसका तीसरा उपयोग हो जाएगा ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। इसका चौथा उपयोग हो जाएगा वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में, वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में, वायुमंडल से विषैली गैस हटाने में। पांचवा उपयोग है चीनी उद्योग में, चीनी उद्योग में। इस तरीके से विरंजक चूर्ण के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है जल को शुद्ध करने में, दूसरा उपयोग है कागज, कामा कपड़ा, कामा लकड़ी आदि के विरंजन में, तीसरा उपयोग है ऊन को सिकुड़ने से बचाने में, चौथा उपयोग है वायुमंडल से विषैली गैस को हटाने में, और पांचवा उपयोग है चीनी उद्योग में। तो विरंजक चूर्ण के उपयोगों को अब आप लोग नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अगली हेडिंग डालना है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। खाने का सोडा, इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हम कहें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले हम आएंगे इसकी बनाने की विधि पे। तो हेडिंग डालना है बनाने की विधि, बनाने की विधि। सोडियम बाइकार्बोनेट या जो आपका बेकिंग सोडा है, इसका निर्माण कैसे होता है? जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट है, के जलीय विलयन में, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है, इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करना है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में यानी जल से क्रिया कराना है, जलीय विलयन में CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करना है। तो क्या बनेगा? बनेगा NaHCO3, जिसे हम बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखेंगे सोडियम 1 है, यहाँ पर सोडियम 2 है। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से गुणा करना पड़ेगा। सोडियम बैलेंस हुआ, लेकिन साथ में हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस है। साथ में कार्बन भी आपका यहाँ पे डबल हो रहा है, कार्बन यहाँ पे 1 1 2 है यानी कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ पे 2 1 3 और 3 6 यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इस तरीके से आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये आपका सोडियम कार्बोनेट है, इसका नाम लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट, जल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपका बन गया बेकिंग सोडा या हम इसे कहें खाने का सोडा। अब इसके बाद में हम आएंगे इसके भौतिक गुणों पे, यानी बेकिंग सोडा के भौतिक गुण क्या होते हैं। अगली हेडिंग पड़ेगी बेकिंग सोडा के भौतिक गुण। बेकिंग सोडा के भौतिक गुण। बेकिंग सोडा के भौतिक गुण। इसके भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका दूसरा भौतिक गुण है, यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय है। और इसका तीसरा भौतिक गुण है कि इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति का होने का मतलब यह लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, जो लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नीला कर देता है। तो बेकिंग सोडा के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका दूसरा भौतिक गुण है यह जल में अल्प विलेय है। इसका तीसरा भौतिक गुण है इसका जलीय विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है और क्षारीय प्रकृति के होने से यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके रासायनिक गुणों पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। अगली हेडिंग पड़ेगी बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। बेकिंग सोडा के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुणों में सबसे पहली हेडिंग पड़ेगी ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह अपने अवयवों में टूट जाता है। अवयवों में टूटने का मतलब है कि जिन पदार्थों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है उन्हीं पदार्थों में टूट जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट और जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 गैस का निर्माण होता है। CO2 गैस का निर्माण होता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 गैस का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। जब ताप का प्रभाव यानी इसे दहन किया जाएगा, इसे गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? Na2CO3 बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और CO2 गैस मुक्त होगी। CO2 गैस मुक्त होगी। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 2 सोडियम, यहाँ पर 1 सोडियम, 2 से गुणा करना है। सोडियम आपका बैलेंस हो गया, लेकिन साथ में हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन आ गया 2। फिर कार्बन कितने? कार्बन 2 है, तो यहाँ पे भी 1 1 2 कार्बन बैलेंस हो रहा है। ऑक्सीजन है 3 दूना 6, तो यहाँ पर 3 2 5 यानी 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बचा, यानी ये जल के रूप में निकल जाएगा। तो जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यानी जिनके मिलने से आपका बेकिंग सोडा बना था उसको गर्म करने पर यह अपने अवयव तत्वों में, अपने अवयवी घटकों में टूट जाएगा, यानी उसमें वियोजित हो जाएगा। इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। इसका दूसरा रासायनिक गुण है अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया, अगली हेडिंग पड़ेगी अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया। जब बेकिंग सोडा अम्लों से क्रिया करता है तो लवण, जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब बेकिंग सोडा या फिर हम कहें खाने का सोडा अम्लों के साथ क्रिया करता है, अम्लों के साथ क्रिया करता है तो लवण, जल तथा CO2 गैस का निर्माण होता है। CO2 गैस का निर्माण होता है। CO2 गैस का निर्माण होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है या बेकिंग सोडा है। इसकी क्रिया HCl से कराना, अम्लों से कराना। क्या बनाना है? लवण, यानी Na और Cl मिलकर के NaCl बनाएगा, लवण बन जाएगा। साथ में हाइड्रोजन, यहाँ पे एक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाएगा।
यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया यानी बचा O2 और C, यानी मिल करके बनाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब बेकिंग सोडा की क्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद भी हम आएंगे बेकिंग सोडा के उपयोगों पर। अगली हेडिंग डालना है बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोग। बेकिंग सोडा के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है कि दूध को खट्टा होने से बचाने में। दूध को खट्टा होने से बचाने में। खट्टा होने से बचाने में। इसका दूसरा भौतिक गुण हो जाएगा, चूंकि इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है, इसलिए इसका उपयोग अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। तो हम लिखेंगे अम्लता को दूर करने में। अम्लता को दूर करने में। अम्लता को दूर करने में। इसका तीसरा उपयोग हो जाएगा अग्निशामक के रूप में। अग्निशामक के रूप में, यानी आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, अग्निशामक के रूप में। इसका चौथा उपयोग हो जाएगा शीतल पेय पदार्थ बनाने में। शीतल पेय पदार्थ बनाने में। शीतल पेय पदार्थ बनाने में। तो बेकिंग सोडा के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग दूध को खट्टा होने से बचाने में, दूसरा उपयोग अम्लता को दूर करने में क्योंकि इसकी प्रकृति क्षारीय प्रकृति की होती है, तीसरा उपयोग अग्निशामक के रूप में, और चौथा उपयोग हो जाएगा शीतल पेय पदार्थ बनाने में। फिर इसके बाद में हम आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड धावन सोडा के बारे में। तो अगली हेडिंग डालना है धावन सोडा। अगली हेडिंग पड़ेगी धावन सोडा या धोने का सोडा। धावन सोडा या धोने का सोडा। धोने का सोडा। इसका अणुसूत्र होता है, Na2CO3.10H2O, और इसलिए इसका जो नाम हो जाता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 के लिए क्या लिखते हैं? डेका लिखते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, यानी रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। H2O के लिए हाइड्रेट लिखते हैं, 10 के लिए डेका लिखते हैं, डेका हाइड्रेट। सबसे पहले हम आएंगे इसके बनाने की विधि पे। बनाने की विधि। बनाने की विधि में धावन सोडा कैसे बनता है? तो जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। उस सोडियम कार्बोनेट में जल को मिलाने पर, जल को घोलने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इस Na2CO3 में
यानी इस सोडियम कार्बोनेट में जल को घोलने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। धावन सोडा प्राप्त होता है। इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। इसे जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ में जल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 सोडियम है, इसलिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। सोडियम बैलेंस हो गया। साथ में हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन पे आएंगे, कार्बन यहाँ पर हो रहा है 2, यहाँ पे 1 2 कार्बन है, कार्बन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे हो रहा है 3 दूना 6, यहाँ पर 3 1 4 2 6, यानी सब कुछ बैलेंस है। इस तरीके से जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो जो सोडियम कार्बोनेट बनता है, इस सोडियम कार्बोनेट में हम जल के 10 अणु को घोल दें। इस सोडियम कार्बोनेट में जल के कितने अणु घोलना है? 10 अणु घोलना है, जिससे आपका Na2CO3.10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का निर्माण होगा, जिसे हम धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। धावन सोडा या धोने का सोडा बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा। इस सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु को घोलना है, जिससे आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा, जिसे हम धावन सोडा कहते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके भौतिक गुणों पे। तो अगली हेडिंग डालना है धावन सोडा के भौतिक गुण। धावन सोडा के भौतिक गुण। धावन सोडा के भौतिक गुण। धावन सोडा के भौतिक गुणों में सबसे पहला गुण है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका दूसरा भौतिक गुण है, इसे जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका तीसरा भौतिक गुण हो जाएगा, इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। तो धावन सोडा के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका दूसरा भौतिक गुण है, इसे जल में घोलने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। तीसरा भौतिक गुण है, इसमें क्रिस्टलन जल के 10 अणु पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे धावन सोडा के रासायनिक गुणों पे। अगली हेडिंग पड़ेगी धावन सोडा के रासायनिक गुण। धावन सोडा के रासायनिक गुण। धावन सोडा के रासायनिक गुण। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव या ताप का प्रभाव। तो जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तो इसमें जो जल के अणु होते हैं ये वाष्प बन के उड़ जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट
तैयार होता है, सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसे हम सोडा एस भी कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि जब धावन सोडा को गर्म करते हैं, जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तो इसमें उपस्थित जल के अणु निकल जाते हैं और सोडा एस का निर्माण होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? सोडा एस कहते हैं। सोडा एस का निर्माण होता है। रिएक्शन को देखेंगे, Na2CO3 10H2 धावन सोडा है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट से जब गर्म करेंगे तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस 10H2, यानी जल के 10 अणु निकल जाएंगे और ये आपका बन जाएगा सोडा एस, यानी सोडियम कार्बोनेट को ही हम सोडा एस कहते हैं। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। अगली हेडिंग डालना है CO2 से क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया। तो जब धावन सोडा पे ताप का प्रभाव होता है या जब धावन सोडा को गर्म करते हैं तो इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं, यानी आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट। और उसी सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब सोडियम कार्बोनेट या हम कहें सोडा एस के जलीय विलयन की क्रिया CO2 से कराते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा का निर्माण होता है, यानी ये Na2CO3 धावन सोडा है। जब इससे जल के अणु निकल जाते हैं तब ये सोडा एस का निर्माण करता है, धावन सोडा है। इसके जलीय विलयन की क्रिया कराना है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या बनाना है? बेकिंग सोडा यानी NaHCO3। अब इसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना है, सोडियम बैलेंस हो गया। अब हम आएंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 1 1 2 कार्बन है। ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो रहा है, यहाँ पे 2 1 3 और 3 6 हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से जब धावन सोडा के जलीय विलयन की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराते हैं या हम कहें सोडा एस की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ कराते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। फिर हम आएंगे धावन सोडा के उपयोगों में। अगली हेडिंग डालना है धावन सोडा के उपयोग। धावन सोडा के उपयोग। धावन सोडा के उपयोग। धावन सोडा के उपयोग में सबसे पहला उपयोग है कांच व साबुन बनाने में। कांच व साबुन बनाने में। इसका दूसरा उपयोग है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में।
इसका तीसरा उपयोग है घरों की सफाई में, घरों की सफाई में। और इसका जो चौथा उपयोग है ये है बेकिंग सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में, बेकिंग सोडा के निर्माण में। धावन सोडा के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग कांच व साबुन बनाने में, दूसरा उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, तीसरा उपयोग है घरों की सफाई में, चौथा है बेकिंग सोडा के निर्माण में। फिर इसके बाद में हम आएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो लगभग आपके हर बार की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है और इसका रासायनिक गुण क्या है। तो अगली हेडिंग डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे शॉर्ट में पीओपी भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका अणुसूत्र होता है, इसका अणुसूत्र होता है CaSO4.12H2। इसका रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और जल का आधा अणु है, आधे अणु के लिए लिखते हैं हेमी और H2O के लिए हाइड्रेट। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। किसी भी यौगिक के आधे अणु के लिए हेमी पूर्व लग्न लगाया जाता है, एक के लिए मोनो, दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा। अब हम आएंगे इसके निर्माण की विधि पे, तो हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि या निर्माण की विधि। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसमें हम लिखेंगे जब जिप्सम को, जिप्सम का सूत्र क्या होता है CaSO4.2H2 यानी कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रेट, क्योंकि जल के दो अणु हैं, यानी इसका जो औद्योगिक नाम है जिप्सम होता है। तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसे ही हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। इसके रिएक्शन को हम देखेंगे CaSO4.2H2O, ये जिप्सम है, इसे गर्म करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्या बनेगा CaSO4 हाफ H2O यानी POP बनेगा। ये जिप्सम है, जिप्सम है। तो साथ में यहाँ पे देखेंगे जल के दो अणु हैं, दो अणु से आधा अणु निकल गया, हाफ अणु निकल गया, तो इसे हम इस तरीके से माइनस करेंगे, दो से माइनस करना है 1/2 को, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 1/2, यानी ये बचेगा 4 से 1 जाएगा 3/2, यानी जल के कितने अणु बचेंगे 3/2 H2O बचेगा। इस तरीके से जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ में जल का निर्माण होता है। यहाँ पे देखेंगे जल के दो अणु, यहाँ पे आधा अणु, दो से आधे अणु को माइनस करेंगे तो आएगा 3/2, यानी 3/2 जल के अणु बचेंगे। अब इसे आप नोट करेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुणों पे। अगली हेडिंग डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण। के भौतिक गुणों में सबसे पहला भौतिक गुण है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, यह जल में अल्प विलेय है। यह जल में अल्प विलेय होता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। और इसका तीसरा भौतिक गुण है, यह जल में मिलने के साथ कुछ ही देर में बहुत कड़ा हो जाता है। ये सबसे पहली बात, यह जल में घुलता नहीं है। और जल में जब इसको घोला जाता है तो यह जब जल की थोड़ी मात्रा को अवशोषित करता है, यानी जल में घुलता है, तो थोड़ी ही देर बाद यह बहुत ही कड़ा हो जाता है। यानी अगर इसका उपयोग करना है तो जल में घोलने के तुरंत बाद ही करना है। उसके तुरंत बाद 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद यह बहुत कड़ा हो जाएगा, जिसका उपयोग असंभव हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके रासायनिक गुणों पे। तो अगली हेडिंग डाल देना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण। इन रासायनिक गुणों में सबसे पहली हेडिंग डालना है ऊष्मा का प्रभाव, या हम कहें ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो इसमें उपस्थित जल के अणु निकल जाते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। इसकी स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि जब POP को, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है तो इसमें उपस्थित जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है। CaSO4 हाफ H2O, ये POP का सूत्र है। इसे जब हम गर्म करते हैं तो CaSO4 और 1/2 H2O, यानी जल का अणु निकल जाता है। जो जल का हाफ अणु है ये बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होगा। क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा। और जल का आधा अणु जिसमें उपस्थित होता है वो बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे रासायनिक गुण पे। दूसरे रासायनिक गुण में हेडिंग डालना है जल से क्रिया। दूसरे रासायनिक गुण में हेडिंग पड़ेगी जल से क्रिया। दूसरी हेडिंग डालेंगे जल से क्रिया। जल से क्रिया। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। क्या बनता है? जिप्सम बनता है। इसमें हम लिखेंगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ क्रिया करता है, तो जिप्सम का निर्माण होता है। जिप्सम का
निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। CaSO4 हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी क्रिया करवाना है जल से। क्या बनाना है? जिप्सम बनाना है, यानी CaSO4 2H2O। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जल के दो अणु निकल रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट, यहाँ भी कैल्शियम सल्फेट, जल के दो अणु, यहाँ पे जल का आधा अणु, यानी कितना अणु मिला है जल का जिससे आपका बैलेंस हो जाए। तो 2 से ये आधा हम माइनस कर देंगे, 2 से आधा यानी 1/2 माइनस करेंगे, 2 दूना 4 माइनस 1/2 यानी 3/2। यहाँ पे जल के कितने अणु लेना है? यहाँ पे जल के 3/2 अणु लेना है। 1/2 का मतलब होता है आधा, और 3/2 का मतलब है 1.5, जिसे हम 1.5 कहते हैं। 1.5 और आधा मिलकर के यहाँ पे जल के 2 अणु हो जाएंगे। इस तरीके से जब हम पीओपी की क्रिया जल से कराते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है, जिप्सम का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में अब हम आएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोगों पे, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगली हेडिंग डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। अगली हेडिंग डालना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में पहला उपयोग हो जाएगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में इसका दूसरा उपयोग हो जाएगा खिलौने व मूर्तियां बनाने में। खिलौने व मूर्तियां बनाने में इसका तीसरा उपयोग हो जाएगा दीवारों को चिकना बनाने में। दीवारों को चिकना बनाने में इसका चौथा उपयोग हो जाएगा दांतों के प्लास्टर बनाने में। दांतों के प्लास्टर बनाने में इसका पांचवा उपयोग हो जाएगा ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। इसका दूसरा उपयोग है खिलौने व मूर्तियां बनाने में। तीसरा उपयोग है दीवारों को चिकना बनाने में। और इसमें हम ये भी जोड़ सकते थे कि छतों का सौंदर्यीकरण करने में, मकानों का सौंदर्यीकरण करने में। चौथा उपयोग है दांतों के प्लास्टर बनाने में। और पांचवा उपयोग है ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण को एक ही क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में हम चैप्टर 3 धातु एवं अधातु का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।